चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अरे हेमंत और सोरेन मैं बताऊं जी की कि कविता कहानी है। अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो झारखंड के जो वो भोले भाले आदिवासी लोग हैं ना, सुनाइए ना, क्या हुआ, क्या था? अरे उनका हक मार लिया इनका पूरा परिवार ने। तो धोखा दिया किसने? आरजेडी ने या पप्पू कांग्रेस? यादव जी ने खुद को धोखा दिया। दूसरा कितना भी टैलेंटेड आ जाए, इन्होंने काम क्या किया? कुछ नहीं किया। बस लालू जी के लाल है, 9वां फेल का सर्टिफिकेट लेके आए और इनको चुनाव लड़ा दिया गया। निर्दोष को जो है फंसा दिया गया था। और उस समय कहा जा रहा था कि मनीष तुम्हारे ऊपर 40 केस हो गया है, 50 केस हो गया है, 10 केस हो गया है, 20 केस हो गया है, तमिलनाडु के हर एक जिला में तुम्हारे ऊपर केस हो गया है, बिहार में तुम्हारे ऊपर इतना केस होगा, ये वो मुझे लगा कि मेरा ज़िंदगी, मैंने ईमानदारी पूर्वक काम किया और मेरा ज़िंदगी ये लोगों ने बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी को कपिल शर्मा के शो के जगह पे जो है कॉमेडी विथ राहुल गांधी चलाना चाहिए। दिल्ली में मैं ज्वाइन करता हूँ और मेरे बगल में मेरी माँ बैठी रहती है। मेरे बगल में मेरी माँ बैठी रहती है। शायद ही संजोग से आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने शादी कर लिया और उसके बाद से जो है मैं समय नहीं दे पाया, मैं उनसे बातचीत नहीं कर पाया जिनसे शादी किया। तो उसके बाद से वो ऐसे हाथ करके ऐसे काटना शुरू कर दे हाथ। नमस्कार, रिपब्लिक पॉडकास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। लेकिन आज जो खास मेहमान हमारे साथ आने वाला है, आपने सोशल मीडिया पर कई लोगों को ट्रोल होते हुए देखा होगा, कई लोगों को वायरल होते हुए देखा होगा, लेकिन किसी को ट्रोल और किसी को वायरल करने वाले बिहार के एक ऐसे महारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। स्वागत करते हैं मनीष कश्यप का। मनीष, बहुत स्वागत है रिपब्लिक पॉडकास्ट। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया कि किसी को ट्रोल होते हुए देखा होगा, किसी को वायरल होते हुए देखा होगा, और ट्रोल और वायरल होते हुए जिसको देखा होगा दोनों करने वाले दोनों करने वाले। तो ये मतलब कि अलग प्रकार का आपने इंट्रोडक्शन दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन मैं हाँ, ये बात सही है कि मैं बहुत सारे लोगों को वायरल किया, लेकिन मैं ट्रोल नहीं करता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ। बहुत सारे लोगों से सवाल पूछता हूँ। अच्छा, तो ट्रोलर अलग होते हैं और सवाल पूछने वाला अलग होता है। तो मेरा सिस्टम से सवाल होता है, जो गलत करते हैं उनसे सवाल होता है। ट्रोलर का मतलब क्या होता है कि आप अच्छा काम करेंगे फिर भी आपको ट्रोल करेंगे, बुरा काम करेंगे तो भी आपको ट्रोल करेंगे। मनीष, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये लोगों के आरोप हैं कि आप शुरुआत में YouTube का सहारा लेकर लोगों को वायरल करते थे, फिर सवाल भी पूछते थे, लेकिन फिर बाद में आपने ट्रोल करना शुरू कर दिया। नहीं, जिसको मैंने वायरल किया उसको मैंने कभी ट्रोल नहीं किया। मैंने बहुत सारे लोगों को बिहार में वायरल किया जो ज़मीन पे थे और एक्स्ट्रा टैलेंटेड थे, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, उनको ट्रोल नहीं किया। हाँ, सवाल मैंने पूछा। किससे पूछा? शाहरुख खान जी से पूछा सवाल। वो बहुत सारे ऐड पे पूछा, जो सरगोशी ऐड करते हैं, उन सब चीज़ों पे पूछा। मैंने नेताओं से पूछा सवाल, अमिताभ बच्चन जी से भी पूछा सवाल। मैंने क्रिकेट पे क्रिकेटरों से सवाल पूछा। मैंने बिहार में जो तेजस्वी यादव जी की उस समय सरकार थी उनसे सवाल पूछा। मैंने सिस्टम से सवाल पूछा, अधिकारियों से सवाल पूछा। तो सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, ये सवाल अभी पूछना शुरू कर दोगे आप, क्योंकि अब तो बीजेपी में आ गए हो? तो भारतीय जनता पार्टी जो है, ऐसा नहीं है कि वो मुझे पाबंदी लगाई दी है कि हाँ आपके जुबान पे अब पाबंदी है, आप बोल नहीं सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और ये मैं नहीं, विपक्ष भी मानता है। राहुल गांधी भी आज जो है मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतांत्रिक है। भले वो मुंह से ये बात नहीं बोल पाए, लेकिन उनका दिल जानता है कि लोकतांत्रिक है। अगर इतना पावर जितना नरेंद्र मोदी जी के पास है और जितना जन समर्थन नरेंद्र मोदी जी के पास है, उतना जन समर्थन इंदिरा गांधी जी के पास एक बार आया था, तो उन्होंने किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया था वो सभी को पता है। और भारत के आज़ादी के बाद से पहली बार काला अध्याय लिखा गया था आपातकाल, बिल्कुल इमरजेंसी। लेकिन ये चीजें तो ये लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पे पूरी आज़ादी है कि सही को आप सही कह सकते हैं और गलत को गलत कह सकते तो हैं। अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से सवाल पूछने के लिए फिर से तैयार हो? अगर मुझे लगेगा कि इन सब लोगों के वजह से कुछ
गलत हो रहा है, समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो पूछूंगा, और अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो अप्रिसिएट भी करूंगा। अच्छा, यूट्यूब चैनल फिर से रिवाइव करोगे, रिलॉन्च? मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, और नहीं, उसे कुछ अलग तरह से लेके आओगे? लेके आएंगे। एक जमिनी स्टार मैंने लेके आया है, और मेरा लक्ष्य क्या है कि जमिनी स्टार पे जो है जितने भी टैलेंटेड गरीब परिवार के जो बच्चे हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है, और उनके लिए जो है मैं कुछ करूँगा। मुझे सुकून मिलता है जब मैं किसी टैलेंटेड बच्चे को जो है नीचे से ऊपर तक लेके जाता हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो वैसे वैसे बच्चों को का मदद करूंगा। अच्छा, आपने फिल्म स्टार्स को कहते थे आपकी ये असली स्टार्स नहीं होते हैं। हाँ, तो अभी भी कह रहा हूँ कि दे आर नॉट रियल एक्टर। मनोज तिवारी भी तो फिल्म स्टार है, और वो आपके साथ गए सदस्यता दिलाने। वो नेता हैं वर्तमान समय में। अच्छा। वर्तमान समय में, और वो एक्चुअल में रियल हीरो वो इसलिए भी हैं कि वैसे वैसे नेता की जरूरत है। 14,500 करोड़ रुपया 5 साल में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में खर्चा किया है। ये डेटा है, आप सर्च कीजिए गूगल पे। 14,500 करोड़ रुपया। जिस जगह पे मेट्रो का पहुंचना मुश्किल था, उनके क्षेत्र में जो कंजेस्टेड एरिया में लोग कहता था कि घर टूट जाएगा ये वो, वहां पे उन्होंने मेट्रो पहुंचा और किसी का घर तक नहीं टूटा। जहाँ पे मतलब कि 2 लेन, मतलब एक साइड से जाना और एक साइड से आना मुश्किल था, वहाँ पे उन्होंने 6 लेन रास्ता बनवा दिया, और ऊपर से फ्लाईओवर, नीचे से 6 लेन रोड। तो अच्छा, तो जब तक फिल्मों में थे, हाँ, तब तक मुझे उनके गाना बहुत पसंद था। भोजपुरी फिल्म मैं उतना अच्छे ढंग से नहीं देखता हूँ, और नहीं मैं फिल्म देखता गाने वाने पसंद है? बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मनोज तिवारी ने कभी अश्लील गाना नहीं गाया है, आपने देखा होगा। मृदुल उन्हें बोला जाता है। मृदुल मतलब कि जिसका भाषा बहुत मेरा भी तो नाम मृदुल ही है। हाँ, जिसका भाषा बहुत मीठा हो, जिसकी मधुर वाणी हो। हाँ, मधुर वाणी, आवाज। हाँ, तो ये चीजें है। और वो समय के हिसाब से सरकार पे वो सवाल करने वाला गाना भी गाते थे। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि मनोज तिवारी ने इतने पैसे खर्च किए, कन्हैया कुमार मैदान में आ गए। कन्हैया कुमार के बारे में क्या सोचते हैं मनीष कश्यप? अच्छा, आप क्या सोचते हैं? ईमानदारी से, कसम से बोलिएगा, कैमरा दोनों ऑन है। ईमानदारी से, दिल जो बोले वो जुबान से बोलिए कि क्या सोचते हैं। नेता है, कांग्रेस पार्टी में आ गए, चुनाव लड़ रहे हैं, बस इतना ही सोचते हैं? नहीं सोचता हूँ मैं। कम्युनिस्ट पार्टी में थे। नहीं, आप क्या सोचते हैं? आप देखिए, उनको बिहार से तेजस्वी यादव जी ने भगा दिया। भगा दिया कन्हैया कुमार को? कन्हैया कुमार को। वो क्यों भगाया? बेगूसराय से चुनाव लड़े। तेजस्वी यादव जी ने अपना कैंडिडेट दे दिया उनके अगेंस्ट। उसके बाद से इस बार जो है वो महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। न्यूज चैनलों पे चला है, आप लोगों ने भी चलाया होगा और बहुत सारे चैनलों पे चला। महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव। किसी भी युवा को जो है बिहार में इन नहीं होने देना चाहते हैं, तो वहाँ से जो है उन लोगों ने जो है वहाँ से उसको कन्हैया कुमार जी को भगा दिया। अब मनोज तिवारी जो शीला दीक्षित जी को हरा चुके हैं अपने संसदीय क्षेत्र से, 3,90,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीत चुके हैं, और उसके बाद से 14,000 साढ़े 14,000 करोड़ रुपया का काम किया अपने संसदीय क्षेत्र में। वहाँ पे कन्हैया कुमार को हेलीकॉप्टर से पैराशूट के द्वारा ड्रॉप कर दिया जाता है। तब तक पता चलता है कि शीला दीक्षित के जो सुपुत्र हैं संदीप दीक्षित जी, वो पूरा खुल के विरोध करते हैं कि कन्हैया आप कैसे आ गए। वो वीडियो भी चला और पेपर में भी, सब न्यूज में भी चला। और वहाँ के जो स्थानीय कांग्रेसी हैं वो खुद कन्हैया कुमार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कन्हैया के बारे में आपने कहा तेजस्वी ने भगा दिया, वो सबको पता है। ये तेजस्वी यादव, अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव बिहार से लोगों को भगाते क्यों? देखिए, कभी आप पर बिखर जाते हैं, कभी कन्हैया कुमार को बैकडोर से भगा देते हैं। देखिए, वो जंगल राज के राजकुमार हैं तेजस्वी यादव। हाँ, जंगल राज के राजकुमार हैं, और उन्हें लगता है कि मैं 9वां पास हूँ तो 10वां वाला कोई आदमी जो है राजनीति में ना आए। 9वां से नीचे है, मेरे से कम टैलेंटेड है, मेरे से कम पढ़ा लिखा है तो ठीक है, ज़्यादा पढ़ा लिखा आएगा, टैलेंटेड आएगा तो हम यहाँ से भगा। तो मैं जनता को बता रहा हूँ कि मनीष कश्यप तो सिविल इंजीनियर है। हाँ, तो अब तो तेजस्वी की नज़र आप पर होगी। अब मुझे तो जेल में डलवा दिया था उन्होंने। हाँ। देखा था कि ज़्यादा टैलेंटेड है और अच्छी बातें करता है, इसके साथ लोग हैं, जनसमर्थन है, तो उन्होंने मेरे साथ क्या किया सबको पता है। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो तेजस्वी यादव जी के समर्थक हैं, जरा सोचिए, मैं 9 महीना जेल में रहा, और जेल में रहने के बाद मैं जेल से निकला तो कोर्ट ने बोला कि मनीष तुम निर्दोष हो। कोर्ट ने बोला। मैं उन सारे केसों में मुझे बेल तो मिला ही मिला, बेल के बाद रिहाई मिल गया। रिहाई
मतलब कि वो केस खत्म, डिस्पोज हो गया, वो केस खत्म हो गया, उसमें मनीष कश्यप का रिहाई हो गया, निर्दोष बाइज्जत बरी। फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा ना कि बाइज्जत बरी किया जाता है, तो बाइज्जत में बरी हो गया। मेरा 9 महीना कौन वापस लाएगा? अच्छा, मैं आज ये जनता के सामने पूछना चाहता हूँ, 9 महीने आपने बहुत कुछ झेला, जेल में क्या क्या हुआ? आप तो कहते हैं कि वहाँ मारा पीटा गया। नहीं 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 नहीं, मैंने कभी इस बात को नहीं बोला है। देखिए, क्योंकि आपके जो विरोधी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ऐसा मैंने पूछा। आपका एक वीडियो आया था, मैं चाहूंगा कि वो वीडियो भी प्ले किया जाए, जिसमें आप भावुक हो गए। आपके विरोधियों ने कहा कि समझ आ गया, आपके जो पक्ष में खड़े थे उन लोगों को बड़ी चोट हुई कि मनीष की आंखों में आंसू आ गए। तो हुआ क्या था ये बताइए। देखिए, मैं निर्दोष था। हाँ। और निर्दोष को जो है फंसा दिया गया था। और उस समय कहा जा रहा था कि मनीष तुम्हारे ऊपर 40 केस हो गया है, 50 केस हो गया है, 10 केस हो गया है, 20 केस हो गया है, तमिलनाडु के हर एक जिला में तुम्हारे ऊपर केस हो गया है, बिहार में तुम्हारे ऊपर इतना केस होगा, ये वो दिस दैट। मुझे लगा कि मेरा जिंदगी, मैंने ईमानदारी पूर्वक काम किया और मेरा जिंदगी ये लोगों ने बर्बाद कर दिया, मुझे लगा। तो मैं इमोशनली मैं उस समय टूट चुका था, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना बिल्कुल चाहिए। मनीष हो सकता है, लेकिन आगे मैं फिर पूछना चाह रहा हूँ, जेल में हुआ क्या था ये बताइए जरा। नहीं, जेल में तो कुछ नहीं हुआ था। जेल में बस इतना ही था कि तमिलनाडु के जेल में मैं एक 10 बाई 6 के कमरे में था। 10 बाई 6 के कमरे। 1865 में वो कमरा बना था, अंग्रेजों ने बनवाया था। उसमें पहले स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। और उस कमरे में जो है पूरा गर्मी का दिन मैंने बिताया बिना पंखे का, 45 डिग्री टेम्परेचर। अब ज़रा सोचिए कि कैसे मैं रहा हूँगा। 4.5 महीना मैं तमिलनाडु में, उसके बाद से बचा 4.5 महीना जो है। खाना वगैरह क्या देते थे वहाँ? खाना देखिए, वहाँ के लोगों के लिए खाना ठीक था, लेकिन हम और आप उस चीज़ को नहीं खा सकते हैं। हर चीज़ में खटाई रहता था, खट्टा रहता था। इमली का पानी, खट्टा दही चावल पे डाल के, इडली, सांभर, डोसा आप एक दिन खा सकते हैं, 2 दिन खा सकते हैं, 3 दिन खा सकते हैं, हर दिन नहीं खा सकते। मेरा 85 kg वजन था, लेकिन जब मैं वहाँ से बिहार आया तो 71 kg वजन हो गया था, 71 kg। 14 kg के आसपास मेरा वजन घटा था। मेडिकल वेडिकल होते रहता था, बीपी ये सब चेक होता था, वजन चेक होता था। तो जब मैं गया तो 85 kg। अच्छा, वहाँ जेलर स्टाफ वगैरह कैसे थे? नहीं, उन लोगों को कोई मतलब नहीं था। उन लोगों को बस इतना मतलब था कि इनको जो है सेपरेट रखना, अलग रखना। ऊपर से कोई बात करता था वहाँ आके? देखिए, वहाँ पे तो उन लोगों का, देखिए, केरल के लोग इंग्लिश बोलते हैं, हाँ। कर्नाटका के लोग इंग्लिश बोलते हैं, आंध्रा के लोग इंग्लिश बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग सिर्फ रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल। हाँ, सिर्फ तमिल। वो लोग इंग्लिश भी नहीं जानते हैं। बहुत कम, रेयरली जो तमिलनाडु से बाहर जाके रहे हैं वो लोग इंग्लिश जानते हैं, या आर्मी और में जो रहे हैं वो लोग इंग्लिश जानते हैं, या तो सरकारी नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी में जो लोग रहे हैं वो इंग्लिश जानते हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो तमिल के अलावा कोई भाषा को मतलब कि प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इस वजह से जो है लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर बीच में खड़ा था, और वो बैरियर जो है समस्या के रूप में खड़ा था। तो वो दिक्कत था। तो मेरे साथ क्या था कि सुबह आपको 5 बजे उठ जाना है, 5 से लेकर 7 बजे के बीच में नाश्ता ले लेना है, नहा लेना है। काम भी करते थे कोई? नहीं, वहाँ पे कुछ काम नहीं था। मेरा बस इतना ही काम था कि मैं वहाँ पे 6 पेपर लेता था। अच्छा। हाँ, और सारा पेपर इंग्लिश में आता था, कोई हिंदी पेपर पढ़ते थे आप? हाँ, पेपर पढ़ता था और किताब मैं मंगाता था। लेकिन तमिलनाडु में समस्या क्या था कि जो लाइब्रेरी में किताब है वहीं पढ़ सकते हैं, और लाइब्रेरी में जो है हिंदी किताब होता नहीं था। तो इंग्लिश किताब मैं पढ़ता था वहाँ पे, नहीं तो तमिल किताब। तो तमिल तो मुझे तो आता नहीं था। तो मैंने इंग्लिश किताबें और पेपर मैं खूब पढ़ा, और तेजस्वी जी के आशीर्वाद के कारण जो है मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। लेकिन धरती का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जो है वो जेल होता है। उस यूनिवर्सिटी से भी मैं फर्स्ट डिवीजन से पास आउट होकर जो है 9 महीना में जो है अपना डिग्री लेके बाहर आ गया। अच्छा, ये बताइए मनीष कि लोग कहते हैं कि आप पलटी मार देते हो। आप कैसे कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर चुनाव लड़ने आ जाते हो, फिर वहां से घूम के आ जाते हो, बोले राजनीति में नहीं जाऊंगा, पार्टी में ज्वाइन नहीं करूंगा, फिर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। कब मैंने बोला? कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला? कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला? क्यों? अच्छे लोग राजनीति में नहीं आने चाहिए? नहीं, पहले ये बताइए कि आपने चुनाव लड़ने का बोला? चुनाव तो मैं कि नहीं लड़ने का बोला? नहीं, मैं तो मैं 2020 में चुनाव लड़ा हूँ। हाँ, विधानसभा का चुनाव निर्दलीय जो है मैं 2020 में लड़ा हूँ। 10,000 वोट आया था चनपटिया में, निर्दलीय। नहीं, फिर पार्टी में एकदम से बीजेपी की तरफ क्यों आ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और टैलेंटेड लोगों को मौका देती है, जैसा शुरू में बताया आपने। मैंने शुरू में बताया। और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो है मैंने एक शब्द भी जो है
चुनाव प्रचार के दौरान नहीं कहा। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन जेल से निकलने के बाद नीतीश कुमार जी के बारे में भी मैंने नहीं कहा। उसके हाँ, पहले तो लेकिन कहा। एक चीज मैंने जरूर बोला, बिहार के डेवलपमेंट पे मैंने सवाल जो है जरूर पूछा। अभी नीतीश कुमार जी से बात हुई? नहीं, उनका अच्छा, मोबाइल बात होगी तो सही सही बताइए। अब आपने जैसे मुझसे कहा था कि कन्हैया कुमार के बारे में क्या, कैमरा ऑन है, नीतीश कुमार जी से सवाल पूछोगे? अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो मैं उनसे सवाल जरूर पूछूंगा। और मिलोगे तो सबसे पहले क्या कहोगे? अब मिलूंगा तो सबसे पहले आशीर्वाद लूंगा। हैं? क्यों लोगे? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा था कि आशीर्वाद लेने से आपका रास्ता जो है खुलता है, पहला चीज। दूसरा चीज, इंपॉर्टेंट चीज, न्यूयॉर्क टाइम्स में दैनिक भास्कर ने उस चीज को चलाया था, डिप्रेशन दूर होता है, पॉजिटिव एनर्जी आता है, तो वो गार्जियन है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, आप जाके देख सकते हैं। और बहुत सारा रास्ता भी खुल जाता है तो मैं तो आशीर्वाद लूंगा। अच्छा, ये बताओ कि रास्ता कहाँ का खोलना है? क्या टिकट चाहिए? विधायक बनना है? मनीष देखिए, कश्यप की एक महत्वाकांक्षा लड़का क्या अगर है? देखिए एक लड़का आके यहाँ पे बैठ के बोलता है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, तो आप ताली बजाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ड्रीम है तुम्हारा। लेकिन वही लड़का आके अगर यहाँ पे बोलता है कि मैं नेता बनना चाहता हूँ, तो आप बोलेगा ए यार क्या तुम ये नेता बन के क्या करोगे? यानी आपके माइंड में पहले से ही परसेप्शन भरा हुआ है कि नेता बनने का मतलब ही जाके गलत काम करेगा। ये चीज है। ऐसा नहीं, मुझे चुनाव आयोग से सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफाइड नेता बनना चाहता हूं मैं, ये बात सत्य है। अच्छा, अब सर्टिफिकेट चाहे एमपी का हो, विधायक का हो, मुझे चाहिए। सुनिए, और मैं क्यों चाहिए वो तो पूछिए। पूछ रहा हूं ना, क्यों चाहिए? मैं उस ग्रास लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लोगों का मदद करना चाहता हूं। कैसे करेंगे? आप स्टूडियो में बैठे हैं, 100 लोगों का मदद करना है, कैसे करेंगे आप बताइए? 50 लोगों का तो मदद यूट्यूब से करना नहीं हो पाई मदद? यूट्यूब से हो सकता है, यहाँ से आप माइक से मदद कर सकते हैं। उसका लिमिटेशंस है, 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी, 2 आदमी। फोन आया किसी का, आपने एम्स में इलाज करा दिया, फोन आया किसी का समस्या का समाधान करा दिया, कहीं एक सड़क खराब है उसके लिए आवाज उठा दिया। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में आएंगे और आप चुनाव आयोग से सर्टिफाइड पॉलिटिशियन बनते हैं, चुनाव आयोग से सर्टिफाइड मतलब कि आपको जीत का वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसके बाद से आप जो है भाग्य विधाता उस क्षेत्र के बन जाते हैं। अच्छा, अंदर की बात बताओ। हाँ, बीजेपी से कोई बातचीत हुई है कि सर्टिफिकेट दिलवा देंगे? देखिए मेरी बस इतनी ही बातचीत हुई। माँ ने मुझे बोला मनोज तिवारी भैया के साथ जाओ, और माँ भी मेरे साथ हाँ, है, साथ और ज्वाइन करो। तस्वीर दिखाएंगे। हाँ, ज्वाइन करो और मोदी जी के नेतृत्व में मातृभूमि को जो है मातृभूमि का सेवा करो, राष्ट्र का सेवा करो। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में मैं ज्वाइन करता हूं, और मेरे बगल में मेरी माँ बैठी रहती है। मेरे बगल में मेरी माँ बैठी रहती है। शायद ही संजोग से आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कभी नहीं देखा है कि किसी बेटे को ज्वाइन करते हुए और उसकी माँ जो है बगल में बैठी हो। सबने देखा और ये हमने भी चलाया, तस्वीर दिखाएंगे। हाँ, कि माँ बैठी हो उसके बगल में। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस माँ ने आज इस मुकाम तक पहुंचाया मुझे, वो माँ जब मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे बगल में बैठी है। एक बात और बताओ मनीष, क्योंकि जब चुनावों की बात हो रही है, नेताओं की बात हो रही है, तो भोजपुरी में भी कई सिंगर्स हैं जिनके बीच में एक बार पलटवार चलता रहता है। आपने मनोज तिवारी का भी जिक्र किया, एक और नई नई सिंगर बनी है, वो अलग अलग तरह के गाने गाती हैं। क्या नाम है? नेहा। कौन नेहा? आप नहीं जानते? नेहा तो बहुत सारी है, अब कौन से नेहा की? सिंगर नेहा सिंह नहीं जानते आप? नहीं, हम मनोज तिवारी के मनोज तिवारी के पीछे पड़ी रहती हैं वो। पूरा नाम रखिएगा। मनोज तिवारी के पीछे पड़ी रहती हैं, तो पूरा नाम रखिए ना। नेहा को नहीं जानते आप? आप पूरा नाम तक नहीं जानते हैं उस? नहीं, मैं तो जानता हूँ, लेकिन बताइए तो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अरे नेहा मेरी दोस्त भी थी कॉलेज के दिनों में, नेहा वो भी गाना गाती थी, बिहार की थी। मनोज तिवारी के बारे में ट्वीट करती थी वो? मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या ट्वीट किया। मैं ट्वीट पढ़ता हूँ। नहीं, पूरा नाम मैं एक मिनट उनका पहले ट्वीट पढ़ दूँ। नेहा पांडे है? नहीं, आप मेरा ट्वीट तो सुनिए पहले, फिर मैं आपको नाम भी बताऊंगा, और मेरी कोशिश यही है कि नाम याद आ जाए। मनोज तिवारी अश्लील गाने गाते हैं, उन्होंने कहा। मनोज तिवारी ने भोजपुरी भाषा का अपमान किया है, और उन्होंने बाकायदा नीचे एक गाना भी ट्वीट किया हुआ है। मैं ऐसे सिंगर को नहीं जानता हूँ, और नेहा नाम की किसी भी सिंगर को नहीं जानता हूँ।
और मनोज तिवारी ने भोजपुरी इंडस्ट्री को, भोजपुरी फिल्म जगत को किस ऊंचाई तक लेके गए वो सबको पता है। ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म आया था और उससे भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ग्रो की, और उन्हीं का देन है कि अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और हेमा मालिनी जैसे लोग जो है भोजपुरी फिल्मों में आके काम किए। और जब से मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्मों में काम करना बंद कर दिए, उसके बाद से भोजपुरी फिल्म किस खड्डे में जाके गिर गया वो सबको पता है। तो देखिए, आपके अंदर 99% अच्छाई होगा और 1% कहीं आपने गलती किया होगा, तो मैं 99% छोड़ के और 1% के पीछे भागूं तो कहीं नहीं तो कहीं वैसे वैसे लोगों के दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है। अच्छा, उन लोगों के दिमाग में अब याद आ गया? हाँ, याद आ गया? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ ये कौन लोग हैं। नेहा सिंह राठौड़ नाम है उनका। नाम सुना लग रहा है। अच्छा, हाँ, नाम सुना लग रहा है। और मतलब कि यूनि डायरेक्शन चलते रहती है, एक ही रास्ते पे चलते रहती है। उनको जो है एक आंख है, दोनों आंख नहीं है। भगवान ने दोनों आंख दिया है, लेकिन वो उनका एक आंख हमेशा बंद रहता है। एक तरफ का कोई अच्छा चीज दिखता नहीं है और दूसरे तरफ का कोई बुरा चीज उनको दिखता नहीं है। तो ऐसे लोगों के प्रतिक्रिया से जो है समाज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मनीष, एक बात है कि आपके वीडियोस से बहुत फर्क पड़ रहा था बिहार की जनता को। अभी भी पड़ेगा, लेकिन अब उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। सवाल मेरा सुनिए कि आप वीडियो बनाते थे, अब आप नेता बन गए, कोई बुराई नहीं, कोई संकोच नहीं है, लेकिन जमीनी नेता, बड़े बड़े नाम, परिवारवादी नेता, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, परिवारवाद का तो मैं विरोधी रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी जैसे लोग, अमित शाह जी जैसे लोग, जेपी नड्डा जी जैसे लोग, मनोज तिवारी जैसे लोग और ऐसे अनेकों नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो आगे बढ़े, अपने टैलेंट के दम पे बढ़े। हालांकि ये बात सत्य है, अटल सत्य है, इसे झुठला भी नहीं सकते। ऑन कैमरा अगर मैं कह दूं कि एक ही पार्टी में परिवारवाद है तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। परिवारवाद हर पार्टी में है, लेकिन कुछ पार्टी में, जैसे लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो अगर किसी नेता का बेटा जो है भारतीय जनता पार्टी में आता है तो पहले उस बच्चे को एक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है कि वो उस लायक है कि नहीं है। वो बहुत सारे दिनों तक काम करता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल काम करता है। उसके बाद से उसके कार्य के हिसाब से उसका डिसीजन लिया जाता है। अब आप आरजेडी में चले जाइए, लालू जी के लाल हैं, वो 9वीं फेल हैं, वो कुछ भी हो जाए भाई, मुख्यमंत्री के दावेदार वहीं रहेंगे। दूसरा कितना भी टैलेंटेड आ जाए, इन्होंने काम क्या किया? कुछ नहीं किया, बस लालू जी के लाल है, 9वां फेल का सर्टिफिकेट लेके आए और इनको चुनाव लड़ा दिया गया। रोहिणी आचार्य क्या कार्यकर्ता थी आरजेडी में, क्या काम उन्होंने किया, कौन से लोगों से मिला? सारण में चुनाव लड़ने से पहले 10 जगह गई थी वो। जब तक मुंह में टिकट ऐसे नहीं लगाया गया तब तक वो कहीं किसी से मिली तक नहीं, 10 कार्यकर्ता के घर तक विजिट नहीं की, नाम तक नहीं जानती है और उनको टिकट दे दिया जाता है। तो ये हुआ एक्चुअल में परिवारवाद। अच्छा। और जो भारतीय जनता पार्टी में है कि अगर किसी को टिकट दिया जाता है, किसी नेता के बेटे को भी अगर टिकट दिया जाता है तो पहले उसको देखा जाता है कि एक कार्यकर्ता के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी में सेट है कि नहीं है, टैलेंटेड है कि नहीं है, वो अपना काम जो है ईमानदारी पूर्वक कर सकता है कि नहीं। तो ये फर्क है। जैसे शिवसेना में बाला साहब ठाकरे, मैं परिवारवाद पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। शिवसेना का देख लीजिए, राज ठाकरे उत्तराधिकारी थे बाला साहब ठाकरे के। राज ठाकरे को उत्तराधिकारी नहीं बना के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो थे आदित्य ठाकरे, क्या नाम है उनका, उद्धव ठाकरे, उनको ला दिया गया। उसके बाद से मिस्टर पेंगुइन जो है आदित्य ठाकरे को ला दिया गया। आपको पता है डीएमके पे आते हैं करुणानिधि के बाद जो है एमके स्टालिन आते हैं, एमके स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन आते हैं। समाजवादी पार्टी पे आते हैं मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव। तो ये हुआ एक्चुअल में परिवारवाद। आप जो चले जाइए ममता बनर्जी के बाद जो है उनका भतीजा जो है वो है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि बिहार पे वापस आते हैं, परिवारवाद पे। आपके एनडीए में शामिल हैं चिराग पासवान, उन्होंने अपने जीजा जी को टिकट दे दिया, वो परिवारवाद है कि नहीं? के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, परिवारवाद पे बात करिए। कल ही मैं जुड़ा हूँ। और देखिए चिराग पासवान ने मेहनत किया है जमीन पे, ये बात सत्य है। और उनके जीजाजी ने, उनके जीजाजी के बारे में चिराग पासवान बताएंगे कि उनके जीजाजी ने पार्टी में क्या किया है। अच्छा, हाँ,
उनके जीजा जी ने पार्टी में क्या किया वो बताएंगे, क्योंकि उनके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है और उनका मैं नाम तक नहीं सुना हूं, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूं। ये चीजें हैं, वो चिराग पासवान जी बताएंगे। लेकिन चिराग पासवान जी के बारे में पूछेंगे तो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं चिराग पासवान जी, ये बात सत्य है। और वो पढ़े लिखे हैं, ये भी बात सत्य है। तेजस्वी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये भी बात सत्य है। अच्छा, तेजस्वी जी और मनीष कश्यप, बड़ा ये आंकड़ा जो जब भी इनका देखता हूं मैं, कुछ पहले आपकी बातचीत हुई कभी? देखिए कभी कोई बात हुई ऐसी याद हो? नहीं, कभी भी वो देखिए, वो टैलेंटेड लोगों से नहीं मिलना चाहते थे। कभी मिले भी नहीं आपसे? नहीं, कभी नहीं। और वो जो बिहार का भला करना चाहता है उसको अच्छे ढंग से देखना तक नहीं चाहते। तेज प्रताप यादव से? वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है? हाँ। ये तो देखिए दोनों भाई हैं, तेजस्वी नहीं, तो और तेज प्रताप, लेकिन तेज प्रताप अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? धार्मिक आदमी है। धार्मिक आदमी। धार्मिक आदमी है। और यूट्यूब भी चलाते हैं वो, ब्लॉगर भी? हाँ, ब्लॉगर भी हैं, एक रिपोर्टर भी है, पत्रकार भी हैं। वो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने दिखाया। और देखिए, नहीं, तेज प्रताप के अंदर ये खासियत है, अच्छा, कि दोस्ती को निभाना और परिवार को निभाना, दोनों को कैसे निभाया जाता है। जब मेरा केस हुआ तो वो मेरे से अच्छा संबंध था उनका। उसके बाद से नहीं बातचीत होती, उसके बाद से नहीं बातचीत हुआ। उसके पहले मैं राबड़ी आवास में जाके तेज प्रताप का इंटरव्यू किया था। हाँ, जेल जाने से जस्ट मतलब कि 15-20 दिन पहले, तो अब मेरे से बातचीत होता था। उन्होंने, जब मीडिया ने मेरे बारे में पूछा तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्हें पता है कि अगर एक दुश्मन के ही रूप में मैं उस समय अगर था, तो दुश्मन भी बुरे परिस्थिति में होना तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता है, उसके परिस्थिति के ऊपर हंसा नहीं जाता। और उन्होंने बोला कि नो कमेंट्स, और नो कमेंट्स करके निकल गए। अगर वो मेरे खिलाफ बोलते तो ये होता कि देखिए तेज प्रताप ने क्या बोल दिया, उस मनीष कश्यप के बारे में बोला, जो मनीष कश्यप जो है इनका इंटरव्यू जो है राबड़ी देवी जी के आवास पे आके लिया। अगर भाई के तरफ से बोल देते तो दिक्कत, मेरे तरफ से बोल देते तो भाई बोलता है कि देखो मेरा भाई है और मनीष कश्यप, तो वो आदमी अच्छा है, वो सुलझा हुआ आदमी है। लेकिन एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, तेजस्वी जी नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, ये भी बात सत्य, खुलासा कर रहे हो? हाँ, ये अटल सत्य है, समझे ना। लेकिन वो आदमी जो है, अगर तुलना करेंगे तेजस्वी यादव जी से, तो तेज प्रताप तेजस्वी यादव जी से ज़्यादा सुलझा हुआ आदमी है और ज़्यादा ठीक आदमी है, रिश्तों को निभाना जानते हैं, चीज़ों को समझना जानते हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन मनीष, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, और आपने परिवारवाद का भी जिक्र किया, बीजेपी में भी कई नाम हैं, लेकिन एक छोटी बात बताइए ज़रा आप मुझे, जब आप यूट्यूब चलाते हैं और नेता बन जाते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या मज़ा आ रहा है, ये बताइए। वाजपेयी मैगजीन में लिखा करते थे, राष्ट्र धर्म और पंचजन चलता। हाँ, बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पत्रकारिता का गला घोटने का प्रयास किया और उस दोनों इसको मैगजीन को बंद कर दिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कलम के बाद जो है सिस्टम में घुसने का प्रयास किया और सिस्टम में आए और नेहरू जी को दिखाएं कि भाई अगर पत्रकार को तंग करने का प्रयास करोगे तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। वो पत्रकारिता के बाद जो है डिजिटल पत्रकारिता आया 1990 के दशक में, और फिर 2015 के बाद जो है पहले टीवी आया, इलेक्ट्रॉनिक्स आया, उसके बाद से जो है अभी सोशल मीडिया का पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया का पत्रकारिता आ गया अभी के समय में। तो जब पत्रकारों को सरकार ने तंग करने का प्रयास किया, पत्रकारों ने जो है तब राजनेता ने जन्म लिया। हाँ, तब राजनेता ने जन्म लिया, ये बात सत्य है। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो आप वहां पर अपने आप को रखते हैं। आप थोड़ा सा, चुनाव चल रहे हैं, 400 पार का नारा दे दिया, एकदम बिल्कुल 400 पार हो जाएगी। 400 पार एकदम बिल्कुल होगा, पक्का, एकदम 100% होगा। कैसा, क्यों लगता है ऐसा कि 400 पार हो जाएगा? काम, मोदी जी काम बोलता है, मोदी जी का विश्वास बोलता है। लेकिन वो विरोधी कहते हैं कि वो ईडी सीबीआई का जोर चलाते हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी से। काहे चुप हो गए थे जब मेरे ऊपर NSA लग गया था? हाँ, मेरे ऊपर फर्जी केस हुआ था, क्यों चुप हो गए थे वो लोग? क्यों नहीं बोले? क्यों राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा, मोहब्बत की दुकान, उनका मोहब्बत की दुकान उस दिन क्यों बंद हो गया था? न्याय यात्रा जो है अन्याय यात्रा में क्यों बदल गया था? क्यों नहीं एक शब्द तक बोला? राहुल गांधी को मेरे बारे में नहीं पता था। तेजस्वी यादव, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान का हत्यारा ये लोग। और ये लोग जो है सोचते हैं कि भारत का सिंहासन पे ये लोग फिर दोबारा बैठ पाएंगे। नहीं, भारत के लोग जान चुके हैं और अगले 100 सालों तक अगले 100 सालों तक
ये लोग, जिन लोगों का मैंने नाम रखा, राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या इनके पार्टी का कोई लीडर हो, वो तो भारत के सिंहासन पे नहीं बैठेगा 100 सालों तक। अरे संविधान की दिन रात हत्या करते हैं ये लोग। आप बताइए, अगर वो भारत, कहते हैं कि ये- भारत में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तो भारत के संसाधन पे पहला अधिकार किसका है? आप बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं। भारतीय का। आपने एकदम, मैं जो सोच रहा था, मेरे दिमाग में जो चल रहा था, वो दिया आपने जवाब एकदम 100%। मैंने आपको पढ़ लिया था। हाँ एकदम। आप हिंदू भी बोलते तो भी मतलब कि वो अलग हो जाता, मुस्लिम भी बोलते या सिख भी, पहला अधिकार भारतीय का है। ये लोग क्या कहते हैं कि पहला अधिकार पर्टिकुलर कम्युनिटी का है। हाँ, पहला अधिकार। जरा सोचिए, ऐसे ऐसे लोगों को भारत के लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हमने घोषणा पत्र में तो ऐसा लिखा नहीं कि हम संपत्ति दे देंगे। हाँ, वो सब घोषणा पत्र में नहीं लिखा है संपत्ति देंगे, तो सही बात है, ये संपत्ति देंगे नहीं, ये भारत का संपत्ति को लूटते हैं। ये बात सत्य है, ये लुटेरे हैं, लूटने वाले लोग हैं। और ये संविधान की हत्या करके जो है ना, ये वो नहीं होता है, हमारे यहाँ कहावत है एक भोजपुरी में, हाँ बताइए। याद अभी नहीं आ रहा है थोड़ा सा। और ये लोग जो है पहले खुद ही गलती करते हैं, और गलती करने के बाद जो है वो विक्टिम कार्ड जो होता है ना, वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं। अरे 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 यार, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इन लोगों का शुरू से आदत है। हाँ मनीष, एक बात बताइए। और हाँ, ये जो जिन और नेताओं को जेल में, जिस सरकार ने पत्रकार के साथ अत्याचार किया है, वो सरकार का हश्र क्या हुआ है? महाराष्ट्र के शिवसेना और बिहार का जो है वो राष्ट्रीय जनता दल। उदाहरण अर्णब गोस्वामी हैं, आपके चैनल के हेड, मनीष कश्यप है उदाहरण। बिल्कुल। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ मनीष, जिन नेताओं को जेल में डाल देते हैं विपक्षी, वो आरोप लगाते हैं कि हम पर गलत कार्रवाई की जा रही है। आपको क्या लगता है, ये सही भ्रष्टाचारी हैं ये लोग? कौन से लोग? हेमंत सोरेन हो गए, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। अरे हेमंत और सोरेन मैं बताऊं जी की कि कविता कहानी है। अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो झारखंड के जो वो भोले भाले आदिवासी लोग हैं ना, सुनाइए ना, क्या हुआ, क्या था? अरे उनका हक मार लिया इनका पूरा परिवार ने। क्या किया? इनका पूरा परिवार ने। आज पूरे भारत में जो है सबसे ज्यादा खनिज संपदा जो है वो झारखंड के पास है। और आज जो है सबसे ज्यादा जो है झारखंड के आदिवासी लोग जो है, ट्राइबल लोग जो है वो परेशान है। झारखंड के एससी लोग जो है परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान है। और उनका हक इन लोगों ने मारा। कहाँ कहाँ अस्पताल खोला, कैसे जो है कोयला का कालाबाजारी किया इन लोगों ने, खनन किया कैसे गलत तरीके से, कैसे जमीनों का कालाबाजारी किया इन लोगों ने। इन लोगों को तो जेल के अंदर होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। अब जरा सोचिए। और जब ये लोग पहले तो शिबू सोरेन थे, उसके बाद से उनका बेटा हेमंत सोरेन आते हैं, फिर उनका भाई या चाचा आते हैं बसंत सोरेन की, पता नहीं अभी कौन से सोरेन बने हुए हैं, अभी चंपई सोरेन है। चंपई सोरेन बने हैं, बसंत सोरेन भी उनके भाई ही ऐसा ऐसे। इनको अपने परिवार के अलावा कोई नहीं दिखता है कि हाँ कोई पार्टी में टैलेंटेड है उसको मौका दिया जाए, कोई नहीं दिखता है। ऐसे ऐसे लोग सलाखों के पीछे ही रहे, जो भोले भाले गरीब लोगों को का जाति के नाम पे शोषण करते हैं, उनको जो है उकसाते हैं, उकसाने के बाद जो है वोट लेते हैं, सेंटिमेंट कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और उसके बाद से उन्हीं को लूट लेते हैं। जैसे बिहार में लालू परिवार ने सबसे ज़्यादा किसी को लूटा तो यादव और मुसलमानों को लूटा। लेकिन वो पप्पू यादव भी यही कहते हैं कि आरजेडी है इसके पीछे, मुझे हाँ, टिकट नहीं दिलवाया। सबसे ज्यादा पप्पू यादव जी खुद बताते हैं कि यादवों की स्थिति और मुसलमानों की स्थिति बिहार में सबसे दयनीय जो है लालू परिवार ने करके रखा। चारा घोटाला किया। पप्पू यादव का क्या होगा? पप्पू यादव का वही होगा जो मंजूरे भगवान होगा। जब रुक गए थे थोड़ा सा बीच में। हाँ वही जो मंजूरे भगवान होगा, पप्पू यादव का वही होगा। पप्पू यादव कैसे नेता है? पप्पू यादव को पर्सनली मैं पसंद करता हूँ, ये बात सत्य है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। लेकिन पप्पू यादव जो है ना, कभी कभी बेलडमरू वाला काम कर देते हैं। जब मैं जेल के अंदर गया था, जब वो जेल गए थे तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी। मैंने दोनों से सवाल पूछा था कि पप्पू यादव को जेल नहीं भेजना चाहिए। मैंने पूछा था, मैंने लाइव बनाया था, और वीडियो पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में वायरल हुआ था। वीडियो 20-20 मिलियन 25-25 मिलियन गया था मेरा वीडियो, और मेरा वीडियो को उनके ऑफिशियल पेज से शेयर भी किया गया था। जब मैं जेल में गया तो पप्पू यादव जी ने मेरे ऊपर अनेकों आरोप लगाया। मुझे बुरा लगा कि पप्पू यादव जी ये तो धर्म नहीं होता। उसके बाद बात की पप्पू यादव से? हाँ, उसके बाद से जब मैं जेल से निकला तो
वो मिले मेरे से, एक फंक्शन में मिले, कान में बहुत सारी चीज़ें बोले। वो सारी चीज़ें, मेरा आदत नहीं है कि मैं उन सारी चीज़ों को जो है ऑन कैमरा बोलूँ, लेकिन उनको ये काम नहीं करना चाहिए। ये काम करने के बावजूद जो है मैं कह रहा हूँ कि बिहार में समस्या होता है तो पप्पू यादव जी खड़े रहते हैं। तो वैसे लोगों का तो धोखा दिया किसने, आरजेडी ने या पप्पू कांग्रेस? यादव जी ने खुद को धोखा दिया, खुद को धोखा दिया। उनको जब सब कुछ पता था कि वहाँ पे आपके साथ धोखा होगा, कांग्रेस धोखेबाजों की पार्टी है। आज भी बोलते हैं प्रियंका गांधी ये है, प्रियंका गांधी वो है, राहुल गांधी ये है। अरे तुम्हारा कत्ल जो आप जो जिसको रहनुमा समझते थे वही तुम्हारा कातिल है, और तुमको पता तक नहीं है कि कत्ल किसने किया। और प्यार से जो है गर्द कह रहे हैं लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने किया, ऐसा क्यों कहते हैं फिर वो? ये माहौल क्यों बना रहे हैं? आरजेडी थोड़ी टिकट दे रहा था उनको तो कांग्रेस टिकट दे रहा था। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं टिकट दिया उनको? दूसरे जगह से कांग्रेस ने क्यों नहीं लड़ा है? कांग्रेस ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि हम आपको यहाँ से लड़ा देंगे? अखिलेश सिंह क्यों नाराज थे? क्यों जिस दिन ज्वाइन किए पप्पू यादव उसी दिन जो है हंगामा हो गया? जब पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगा तो जो मंच पे थे, जो ज्वाइन करा रहे थे पप्पू यादव को, उन्होंने बोला कि नहीं, ये कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। उसी दिन पप्पू यादव को समझ जाना चाहिए कि हमारी बर्बादी का कारण जो है वो कांग्रेस होगा, और लालू प्रसाद यादव जी तो हैं ही। तो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस मिलके जो है पप्पू यादव जी को बर्बाद कर दिया। और आज अब रोने से तब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आइए पप्पू यादव। लेकिन वो निर्दलीय आ गए मैदान में। हाँ, जीत जाएंगे। बस वही मैंने बोला कि वही होगा जो मंजूर भगवान होगा। अच्छा ये बताइए मनीष कि शादी वादी का इरादा है? किनका? पप्पू यादव जी का शादी हो चुका है। अच्छा ये बताइए, मैं फिर से पूछता हूँ आपसे कि अभी राजनीति में ही रहोगे या फिर आगे कुछ फ्यूचर प्लान्स भी हैं? नहीं, राजनीति के साथ साथ राजनीति तो 75 साल की उम्र तक कर ही सकते घर हैं। बसाने की तैयारी है? पूरा देश बसाने की तैयारी है। घर नहीं बसाना? पूरा बिहार जो है घर है, पूरा देश जो है घर है। तो घर तो ऐसे भी बसा हुआ है। तो ये सवाल से ऐसा भाग क्यों रहे हो? कहाँ भाग रहा हूँ? आप हैंडसम है, देखिए मेरी शादी हो चुकी है, चेहरे पे स्माइल है, सब कुछ है। तो आपके जैसे लोगों की शादी होनी चाहिए। हमारे ऊपर इतने सारे केस मुकदमे हैं, कब जेल चले जाएंगे तो कोई केसेस अगर मतलब रफा दफा हो जाएंगे तो शादी कर ली? सब सारे केस में जो है वो मैं बेल पे हूँ, और 6 केस जो है, जितना सारा केस इन लोगों ने कराया था उसमें से 6 केस तो खत्म हो गया, एकदम पूरा खत्म हो गया। 6 तमिलनाडु में वो भी खत्म हो जाएगा, इस 6 के बेस पे वो 6 खत्म हो जाएगा, 12 बचेगा, 6 वो भी खत्म हो जाएगा। माता जी की इतनी बात मानते हो? मम्मी कहती हैं कभी शादी कर लो? हाँ बिल्कुल, हमेशा कहती हैं। तो फिर उनकी बात क्यों नहीं मानते हो? अरे मान लीजिए कि मैंने शादी कर लिया और उसके बाद से जो है मैं समय नहीं दे पाया, मैं उनसे बातचीत नहीं कर पाया जिनसे शादी किया, तो उसके बाद से वो ऐसे हाथ करके ऐसे काटना शुरू कर दे, हाथ ऐसे ऐसा कुछ ऐसे तो फिर तो उस समय मैं क्या करूंगा? तो फिर आप यहीं पे बैठ के चलाएंगे, देखिए ब्रेकिंग न्यूज, मनीष कश्यप की पत्नी ने हाथ काटा, मनीष कश्यप ने जरूर कुछ गलत किया होगा। उस समय मैं क्या करूंगा बताइए? जब मनीष को डर है। हाँ, तो मतलब कि इस बात का थोड़ा डर तो जरूर है। हाँ, क्योंकि मेरी माँ भी परेशान। अच्छा, डर लगता है तो किसको याद करते हो? माँ को याद करता हूँ, पापा को याद करता हूँ। और अभी बिहार में अब तो लालू प्रसाद यादव से भी खुल के बातचीत करते हो, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी बोलते हो। खिलाफ नहीं, उनकी सच्चाई दिखाता हूँ। सच्चाई दिखाते हो। खिलाफ बोलने का मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी जी कितना भी अच्छा काम कर दे, राहुल गांधी सपने से लेके और जब जगह रहेंगे तब वो जो है बेवजह खिलाफत करेंगे, वो हुआ। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हो? राहुल गांधी को कपिल शर्मा के शो के जगह पे जो है कॉमेडी विथ राहुल गांधी चलाना चाहिए। 9 बजे का शो आना चाहिए रात में। देश के लोग जो है इंटरटेन होते और देश के लोगों को भी मजा आता और उनका जो है नेचुरल टैलेंट भी सबके सामने आता। वो कहते हैं मैं तो 10, 15, 20 सालों से आवाज़ उठा रहा हूँ जनता की। एक बार प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा तो उनकी प्रशंसा कर दें। अपनी बहन जो है खुद नाराज है उनसे, उनके जीजा जी खुद नाराज हैं। सोनिया गांधी भी अब सोच चुकी है कि ना अब ही मीठा से एतवार ना हो, भोजपुरी में कहावत है। तो अब राहुल गांधी से जो है तो कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है। वो स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, और जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में हैं वहाँ पे, तब तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कोई हिला नहीं सकता है। अच्छा, हाँ। लेकिन फिर वो कहते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी आप लोग राम का सहारा लेते हो। कौन राम का सहारा लेता है? बीजेपी। क्यों नहीं लेंगे भाई? काहे नहीं लेंगे? राम का सहारा कौन नहीं लेगा भाई? क्यों नहीं लेंगे? वो रावण का सहारा ले, हम नहीं रोकेंगे भाई। एकदम बिल्कुल उन्हें रावण का सहारा लेना चाहिए। रावण के पद चिन्हों पे राहुल गांधी को चलना चाहिए, एकदम बिल्कुल चले, हम कहीं नहीं रोकेंगे। हम तो राम का सहारा लेंगे भाई। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।
और हम लोग राम के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। उनको जिसके पद चिन्हों पे चलना है वो उसामा बिन लादेन के पद चिन्हों पे चले, हमें उससे क्या मतलब है, वो देश के लोग डिसाइड करेंगे। वो जो है पाकिस्तान के पद चिन्हों पे चले, चीन के पद चिन्हों पे चले, वो रावण के पद चिन्हों पे चले, उनकी मर्जी, उनका संस्कार, उनका सोच, उनका दिमाग। धर्म को राजनीति में ले आते हो आप लोग। कैसे धर्म को राजनीति में लाते हैं? कैसे धर्म को राजनीति? मंदिर की बात करते हो, क्यों नहीं बात फायदा उठाते अच्छा, अब मंदिर से विकास नहीं होता है क्या? आप बताइए। नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। हाँ, तो फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है। तब तो मक्का मदीना के बारे में भी तो उनको बोलना चाहिए कि मक्का मदीना से जो है सऊदी अरबिया का विकास नहीं हुआ, मक्का मदीना की जरूरत नहीं है सऊदी अरबिया। अरबिया कहते हैं कि धर्म जो है सबका अपना अपना है, सबका सम्मान होना चाहिए, सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मैंने हमेशा राम मंदिर के पक्ष में बात की है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुस्लिमों का अपमान करूं और उनके धर्म ग्रंथों का अपमान करूं, उनके धर्म के बारे में जो है उल्टा सीधा बोलूं। ये लोग एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को खुश करने के लिए जो है ना, हिंदू धर्म और धार्मिक स्थल और हिंदुओं के आस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ करते हैं। और जो राम के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, राम के अस्तित्व पर सवाल किया, वो जो सवाल किया वो खुद अस्तित्व विहीन हो गया। और उदाहरण के लिए जो है कांग्रेस ने सवाल किया था राम सेतु के ऊपर। आज स्थिति क्या है कांग्रेस की आप सभी को पता है। और ये जब जब जो है कटाक्ष करेंगे हिंदू धर्म पे, सनातन के ऊपर, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर, तब तब इन लोगों का विनाश होगा। योगी आदित्यनाथ हैं आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो माफियाओं को खत्म करने की बात करते हैं। बिहार में क्या स्थिति है माफियाओं की? देखिए, बिहार में जो है जेल से छुड़वा देते हैं नीतीश सरकार में थे जब, एक हाल ही में माफिया को कैमरा में कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो एक्चुअल में संख्या बल के कमी की वजह से परेशान हैं। एक्चुअल में जो इंस्पेक्टर लेवल और इंस्पेक्टर लेवल से नीचे, मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूँ, मुझे तो बहुत सारे नेता जो है युवा समझते हैं कि इसको नॉलेज नहीं होगा। मैंने पिछले 8-9 साल जो है समय बिताया है। जो वो इंस्पेक्टर लेवल से नीचे के अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, वो एक्चुअल में परेशान हैं, उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है। आज बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 80 लाख है। आज बिहार में कम से कम 2 लाख पुलिस बल की संख्या की जरूरत है, 2 लाख, और सिर्फ 90,000 है। तो कम से कम कहाँ दिक्कत हो रही है? नीतीश सरकार इतने समय से है, देखिए क्या समस्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है फाइनेंस का प्रॉब्लम, रेवेन्यू, राजस्व का प्रॉब्लम। जो शराबबंदी के बाद जो है तेजस्वी यादव जी के साथ जब नीतीश कुमार गए थे और उस समय एक गलत निर्णय हुआ था, ठीक है, और उस गलत निर्णय की वजह से जैसे गुटखा बंद हो गया, उसका राजस्व आना बंद हो गया, उससे बहुत ज़्यादा तो शुरू करना चाहिए। नहीं, गुटखा बंद करे तो हमेशा के लिए बंद कर दे, नहीं तो गुटखा बंद किया और पूरा बिहार में गुटखा बिक रहा है। अच्छा, ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। अब दारू बंद किया और दारू बिक रहा है, तो इससे जो है ना एकदम किसी भी स्टेट का इकोनॉमी पूरा कोलैप्स कर जाता है। इस वजह से माफिया बढ़ रहे हैं। नहीं, आप बंद करना है तो बंद कर दीजिए, नहीं बंद कीजिएगा तो कालाबाजारी होगा, माफिया लोग जो है कालाबाजारी कराएंगे, माफियों की संख्या बढ़ेगी, इकोनॉमी आपका डाउन हो जाएगा, आप जो है नई वैकेंसी नहीं ला सकते हैं। लेकिन इतना कुछ पता है मनीष, फिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कहाँ से कैसे करे? एक थाना में जो है 40 पुलिस बल की संख्या की जरूरत है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 है, तो कैसे करे? तो ये सारी चीज़ों पे जो है अगला 5 साल तक काम होगा। और मुझे पता है कि नीतीश कुमार जी जो है अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं और अब अच्छा निर्णय लेंगे और बिहार की भलाई में जो है उनका योगदान रहेगा और अच्छा काम होगा। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों पे बातचीत कोई लॉजिकली करेगा तब ना। अब मैं डर जाऊं कि मैं पार्टी में शामिल हुआ हूं तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं बोलूँगा, तो नहीं, तो फिर गलत हो जाएगा। हमें अच्छे नेता की ज़रूरत है जो अच्छी बातों को अच्छे ढंग से, अच्छे मंच पे, अच्छे तरीके से कर सके। तो अभी नीतीश कुमार जी से मैं विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि कम से कम मिनिमम 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में पुलिस डिपार्टमेंट में बहाली लाएं, तब जाके बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम जो है दुरुस्त होगा। अभी जो है यूपी और गुजरात से तुलना करेंगे तो नहीं है, और बिहार में गुजरात मॉडल की सख्त ज़रूरत है। कैसे गुजरात में 2001 में भूकंप आया, कच्छ और भुज में भूकंप आया और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने चलाया कि गुजरात अब 100 साल पीछे चला गया, और बहुत कोशिश करके भी गुजरात जो है अगले 100 साल तक जो है भारत का नंबर 1 राज्य नहीं बन पाएगा। लेकिन 2001 या 2 में आया था भूकंप, 1 में आया था, और 2002 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और 8 साल मेहनत करते हैं। 2002 से 2010 के बीच में गुजरात को नंबर 1 बना देते हैं। अभी हमारे पास समय है, हम लोग अगर 2024
से कोशिश करना शुरू करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2030 तक बिहार भी नंबर 5 स्टेट में से एक रहेगा और अगला 5 साल में नंबर 3 में आ जाएगा। क्योंकि कई सारे इंडेक्सेस हम देखते हैं जिसमें बिहार काफी नीचे है, जैसे ह्यूमन इंडेक्स, हाँ, ह्यूमन इंडेक्स पर कैपिटा इनकम में जो है बिहार पीछे। क्या कारण क्या है इसका? कारण वही पलायन है। कारण जो है 2012 के बाद से जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हुआ बिहार में। नरेंद्र मोदी जी का नाम जैसे ही 2013 में गोवा अधिवेशन में चला कि हाँ ये प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार जी नाराज हो गए और ये 2012 से खिटपिट चालू हो गया था। खिटपिट? हाँ, तो 2024 अब सब ठीक हो गया? अब सब ठीक है, सब कुछ। हाँ एकदम बिल्कुल सब। नीतीश कुमार जी इधर उधर हो जाते हैं, आप भी कई बार बोल चुके हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला है। नहीं, उन पे सवाल पूछ चुके हैं। हाँ, लोग पूछते हैं, मैंने हाँ। कभी उनको पलटू राम नहीं बोला। नहीं, पलटू राम नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूँ सवाल उठाए आपने। हाँ, सवाल तो उठाए। हाँ। और आगे भी अब नहीं होंगे? नहीं उठाएंगे। अगर कुछ मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे सवाल करना चाहिए, जेन्युइन सवाल और अच्छे ढंग से करना चाहिए तो मैं करूँगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ रिपब्लिक भारत पे मैं कहना चाहता हूँ कि अब नीतीश कुमार जी नहीं पलटेंगे। नहीं पलटेंगे, हाँ, गारंटी भी। पिछली बार कहते थे कि नहीं पलटेंगे तो मुस्कुराते नहीं थे। इस बार नरेंद्र मोदी जी से जब बोले कि नहीं पलटेंगे तो मुस्कुरा के बोले, हंस के बोले, तो अब नहीं पलटेंगे। बहुत आपने बड़ी बारीक से वो वीडियो देखा है जहाँ पर बातचीत हुई है और कहा भी है कि अब नहीं पलटेंगे नीतीश कुमार ने। मनीष, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा मैं आपसे, उसके बाद एक रैपिड फायर करूँगा आपके साथ। पहले आखिरी सवाल कर लेता हूँ। यूट्यूब आप चलाते हैं, आपका चैनल बड़ा चलता है, क्या प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करने की सोच रहे हैं? ये तो सौभाग्यशाली रहूंगा मैं कि अगर मोदी जी मुझको इंटरव्यू अरे दे आपका चैनल है यूट्यूब, आप बताइए। अगर मुझे इंटरव्यू दे दे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करूंगा और एकदम बिल्कुल ये आइडिया आया था या अभी? नहीं, पहली बार आया। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद और भगवान करे कि आपके जुबान पे उस समय सरस्वती वास की हो। ठीक है, इंटरव्यू में मेरा जिक्र कर देना आप। उस समय मैं आपका जिक्र जरूर करूंगा। अच्छा, एक रैपिड और देखिए कमाल की बात है कि उस समय जब आपने ये सवाल पूछा तो 5:21 हो रहा था। हाँ बिल्कुल। और मैं एक रैपिड फायर कुछ नेताओं के नाम लूंगा और आप बताइएगा कि आपको कौन पसंद है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। जंगल राज की स्थापना करने वाले लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार जी ने सुशासन की स्थापना 2005 से 2010 के बीच की थी, लेकिन उसके बाद से उनका कार्यकाल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। अब नीतीश कुमार जी मुझे पसंद है, लालू जी कभी पसंद नहीं थे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी। अखिलेश यादव जो है परिवारवाद से जन्मे एक नेता हैं और मतलब कि इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है। और राहुल गांधी जो है अगर कॉमेडी शो चालू करे तो मुझे बहुत पसंद आएंगे। एक नेता के रूप में, एक विपक्ष के नेता के रूप में मुझे कभी पसंद नहीं है। मनोज तिवारी और रवि किशन। और रवि किशन भोजपुरी के अलावा अनेकों भाषा के फिल्मों में काम किया है, तो रवि किशन जो है मुझे एक एक्टर के रूप में बहुत पसंद है। और मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्मों को जो है एक ऊंचाई तक लेके गए एक सिंगर के रूप में, और दिल्ली में एक सांसद के रूप में मनोज तिवारी मुझे एक्टर और सिंगर से ज़्यादा जो है एक सांसद के रूप में मुझे मनोज तिवारी पसंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्पूरी ठाकुर जी। देखिए कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार में एक सामाजिक योद्धा थे, सबको पता है। और कर्पूरी ठाकुर के साथ कैसे लालू प्रसाद यादव जी ने छल किया, सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के बाल का कॉपी कर लिया। और जब कर्पूरी ठाकुर बीमार थे तो लालू जी से गाड़ी मांगे तो लालू जी ने कहवा दिया था ये बात कि कह दो कि गाड़ी में तेल नहीं है। ये चीज़ है। तो कर्पूरी ठाकुर तो खैर सामाजिक न्याय के पुरोधा थे बिहार के, और उनकी छवि जो है उनके छवि के बारे में अगर कोई भी मैं शब्द कहूँ तो वो शायद से शब्द जो है जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आधुनिक युग के सबसे मजबूत नेता, जो सिर्फ और सिर्फ भारत ही नहीं पूरे दुनिया में लोकप्रिय, और भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिहार को आगे ले जाने वाला तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप। तेजस्वी यादव नौवा फेल कैसे बिहार को आगे लेके जाएगा, आप बताइए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैसे लगता है, उसका बजट कैसे। अरे आप क्या कहिएगा, 9वां पास कहिएगा, 10वां पास कहिएगा, आप क्या कहिएगा, आप बताइए। मैं तो तेजस्वी यादव कहता हूँ। तो तेजस्वी यादव कहते हैं तो पढ़ाई लिखाई का भी तो बात आता है ना, आता है कि नहीं। आपकी जब शादी हुई होगी तो आपके सास ससुर जब आपका जब बातचीत आपसे कर रहे होंगे तो पूछे होंगे लड़कवा कौन सा क्लास तक पढ़ल है, पूछे होंगे कि नहीं पूछे होंगे। तो आज जब वो बिहार को आगे ले जाने की बात करेंगे, जापान में गए थे तेजस्वी यादव जी, पता है
घूम घाम के अपनी पत्नी के साथ चले आए। कई करोड़ का तो आगे इन्वेस्टमेंट। कौन ले जाएगा, मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव जी से तो बिहार आगे नहीं जाएगा, हम जैसे युवाओं से एकदम बिहार आगे जाएगा एकदम। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मनीष, आपको बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। मुझे लगता है राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई है और आप धैर्य के साथ चलेंगे और ऐसे ही बेबाक जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। नहीं अगर आप उठाएंगे तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।